Hello everyone, welcome back to my channel UPSC Sathi. In this video series, we are covering the Vision Monthly Current Affairs for October 2024 and in this we are continuing with the Economics Part 2. One thing कि इसमें जो हम कवर कर रहे हैं हाउ इट मेक्स डिफरेंट फ्रॉम अदर चैनल, इसमें मैं आपको बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगी बट ये एक्सप्लेनेशन ऐसा होगा जो आपको इस टॉपिक की कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देगा. आई विल टेल यू कि आप इस प्रीलिम्स में या मीन्स में क्या इंपॉर्टेंट है, आप इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज़ कर सकते हो और जैसे एक दोस्त आपको समझाता है मैं बिल्कुल उसी तरह समझाने की कोशिश कर रही हूँ. सो दिस विल रिटेन इन योर माइंड. विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड. So the topic we here have is Make in India has completed 10 years. Now we know Make in India is very important and this topic is very important from the mains perspective. Not much for the prelims, but you should have an idea what is Make in India about and how it is contributing to our manufacturing sector. So it was launched on 25th September 2014. You should have rough idea. The date can be asked in other PCS examinations but not in UPSC. So it has completed 10 years. And Make in India क्या है? तो you all must have heard about it. Make in India is about boosting the manufacturing in India. So we are promoting the indigenous manufacturing. Why? Basically two important measure. Key job creation, because we know job manufacturing provides the job to the largest section of population and we are on the brink of achieving the demographic dividend because we have 65% of our population which is in the demographic dividend window, right, who are in the working age which is from 15 years to 64 years around, right. And secondly to reduce our import, क्योंकि जब हम विद इन इंडिया ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो वी विल बी एबल टू एक्सपोर्ट दिस प्रोडक्ट एंड रिड्यूस आर इम्पोर्ट. दिस हेल्प अस टू ब्रिज आर फिजिकल डेफिसिट, राइट, एंड कीप आर करेंसी स्ट्रॉन्ग. सो लेट अस रीड अबाउट इट. सो मेक इन इंडिया में वी नो कि ये वोकल फॉर लोकल, ये मोदी जी ने या प्रेजेंट गवर्नमेंट ने नारा दिया था. वोकल फॉर लोकल मीन्स कि हमें लोकल प्रोडक्ट को मोर एंड मोर प्रमोट करना है, जिसमें हम इंडिया को एक जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसका पार्टिसिपेंट बनाए, क्योंकि हमने कोविड में देखा था कि हाउ बिकॉज ऑफ द डिसरप्शन, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स की जो है शॉर्टेज होने लगी थी, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ता है. सो वी नीड इंडिया टू पार्टिसिपेट इन द ग्लोबल डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हब. So the goal was to increase the growth rate to 14% of the year. तो ये जब भी आता है आप मेंस में एक बॉक्स की तरह या एक इम्पॉर्टेंस जो हम ऐसे हब एंड स्पोक बना सकते हैं, उसमें इम्पॉर्टेंस में हम लिख सकते हैं कि व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेक इन इंडिया, व्हाट वर दिस ऑब्जेक्टिव. तो 12 to 14% हमें ग्रोथ रेट अचीव करना है, 100 मिलियन इंडस्ट्रियल जॉब बनानी थी 2022 तक एंड टू इंक्रीज द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू 25% ऑफ द GDP. कैन यू टेल मी अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है GDP में? Yes, it is around 18%, so it is around 17.6% around, so we have to make it 25% and this is very low for India. Why? Because अभी तक हम मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पाए हैं. कैन यू टेल मी कि सेक्टर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है. ना वाई एम सेइंग लो कि 25 जो हमारा 17% कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वो इतना लो क्यों है? क्योंकि अगर आप अदर डेवलपिंग कंट्रीज देखो और जो डेवलप्ड कंट्रीज हो चुकी हैं उनकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देखो, तो इट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जॉब्स क्रिएशन में बहुत हेल्प करता है. जैसे चाइना है या US है, तो वी नो कि ये लोग जो है फ्लाइंग गीस मॉडल एक होता है, आपने नाम सुना होगा फ्लाइंग गीस मॉडल. तो फ्लाइंग गीस इसमें ये होता है कि जैसे हमें पता है कि चिड़िया जो होती हैं वो ऐसे होती है, तो वी शेप का फॉर्मेशन करती है द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. तो जो आगे वाली बर्ड है वो लीड कर रही है, फिर इसकी पोजीशन जो है सेकंड वाली बर्ड ले लेती है और फिर उसके वी शेप बनता जाता है. तो क्या होता है, पोजीशन चेंज करते जाते हैं. ऐसे ही पहले एक कंट्री जो होती है मेनली जैसे उसमें पहले हमारा होगा कि एग्रीकल्चर पे होता है, देन दे शिफ्ट टू मैन्युफैक्चरिंग बिकॉज वहाँ पे मास जॉब क्रिएशन होता है, तो वो ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है. फिर सर्विस सेक्टर आता है. तो जब एक कंट्री है जैसे मान लो पहले जो वेस्टर्न नेशंस थे वो मैन्युफैक्चरिंग में थे, नाउ व्हेन दे मूव टू द सर्विस सेक्टर मेजॉरिटी, तो जो मैन्युफैक्चरिंग की प्लेस होती है वो एशियन इकोनॉमीज ने ली थी, जैसे चाइना वगैरह हो गया. तो इंडिया ने ये जो स्वीट स्पॉट था, या इसे हम एक और टर्म यूज़ करते हैं, प्लीज़ नोट इट डाउन फॉर योर मीन्स, प्री मैच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इतना ग्रो ही नहीं कर पाए एंड इसी की वजह से जो इंडिया में आप लैक ऑफ जॉब्स देखते हो वो है, या जो मास एम्प्लॉयमेंट है हमारे नेशन में, या पॉवर्टी का भी रीज़न है. तो दिस इज़ वेयर मेक इन इंडिया बिकम वेरी इंपॉर्टेंट
important to again industrialize the nation or to reap the dividend of fourth or upcoming fifth industrial revolution, right? तो आपको ये सब अंडरस्टैंडिंग होना इंपॉर्टेंट है। सो एट प्रेजेंट हमारा जो अभी मेक इन इंडिया 2.0 चला है, जिसे हम 2021 में लॉन्च किया था, एंड इट इज़ फोकसिंग ऑन ऑल दी 27 सेक्टर्स विच यू कैन थिंक ऑफ। तो प्लस क्या है, ये आपको एक पता होना चाहिए, न्यू प्रोसेस जिसमें हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करें। वी नो कि वर्ल्ड बैंक एक ऐसी रिपोर्ट पब्लिश करता था इन विच इंडिया वाज नाउ इम्प्रूविंग, राइट। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना जिसमें हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, स्मार्ट सिटीज़ मिशन, ऑल दीज आर गोइंग ऑन। ठीक है, न्यू सेक्टर्स पे फोकस करना, जैसे डिफेंस प्रोडक्शन हो गया, इंश्योरेंस, मेडिकल डिवाइसेस, कंस्ट्रक्शन, रेलवेज, इवन डिजिटल टेक्नोलॉजी। सो दैट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। डिफेंस में तो वी आर फोकसिंग अ लॉट एंड विल सी फर्दर। न्यू माइंडसेट, तो हियर द गवर्नमेंट इज एक्टिंग एज अ फैसिलिटेटर रेदर देन रेगुलेटर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो करंट गवर्नमेंट ने बोली थी, देयर इज नो रोल ऑफ गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस, राइट। सो इट इज़ नॉट द गवर्नमेंट बिजनेस टू बी इन बिजनेस। मतलब गवर्नमेंट का एक रोल कैसा होना चाहिए, फैसिलिटेटर का, क्योंकि हम एक मिक्स इकोनॉमिक मॉडल फॉलो करते हैं जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर प्लेज एन इक्वली इंपॉर्टेंट रोल। गवर्नमेंट एक फैसिलिटेटर का ही रोल प्ले करती है, राइट। सो व्हाट आर द मेजर अचीवमेंट। सो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोनेस है वो बढ़ी है। जैसे इंडिया ने 400 मिलियन टॉयज़ को प्रोड्यूस किया। दिस स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो जैसे आपको पता होगा कि इंडिया मेजरली जो टॉयज़ है वो चाइना से इम्पोर्ट करता था। जो भी हमने बचपन में अभी हमने टॉयज़ यूज़ किए हैं, वो प्लास्टिक के छोटे मोटे टॉयज़ वगैरह, दे ऑल वर इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। बट नाउ वी आर प्रोड्यूसिंग आवर ओन टॉयज़ एंड वी आर फोकसिंग ऑन आवर इंडिजिनियस हैंडीक्राफ्ट एंड द टॉय इंडस्ट्री। जैसे आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा कि नेम भी सम फेमस टॉयज़ फ्रॉम तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कुछ बहुत फेमस टॉयज़ मिलते हैं इवन फ्रॉम केरला। तो उन्हें प्रमोट किया जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी में वो वी हैव बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर, राइट। दिस इज हेल्पिंग अस अचीव आर अमृत पंचामृत टारगेट ऑल्सो। वी हैव बिकम सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। आपको पता है कि आईफोन की भी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में करी जा रही है एंड इट इज़ एबल टू मीट हम जो 99% जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं फोन्स, वो हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग। भले अभी असेंबलिंग हो रही है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स को इंपोर्ट किया जाता है और फिर असेंबल किया जाता है, बट वी आर मूविंग अप इन दी वैल्यू चेन और ऐसे ही धीरे धीरे ही ग्रोथ की जाती है। ठीक है, बट इट इज़ हेल्पिंग अस टू सेव द डॉलर्स एंड इंडियन रुपी इज़ बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, राइट। देन इम्प्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो जैसे मैं आपको बताई थी, तो हमने 142 से 63 रैंक अचीव कर ली थी इन वर्ल्ड बैंक। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या क्या पैरामीटर्स आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, लैंड कितनी ईजिली मिल रहा है, लोन हो गया, इवन क्लोजिंग ऑफ द बिजनेस एंटिटी। कैन यू टेल मी, अभी वर्ल्ड बैंक ने इसकी जगह न्यू रिपोर्ट पब्लिश करी है और वो हमने पढ़ा भी था। कैन यू टेल मी प्लीज ब्रेनस्टॉर्म। देन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी हमारी, जितना हम इंडिजिनियस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो कंप्लायंसेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ही आ जाता है। नेशनल सिंगल विंडो है, तो इसे प्लग एंड प्ले सिस्टम भी बोलते हैं, है ना, जहाँ पे आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। यू जस्ट हैव टू स्टार्ट दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ऑल। Resource mobilization, so FDI has been increasing like $85 billion, so you should have rough idea कि कितना FDI आ रहा है इंडिया में, $85 billion around, and merchandise export have increased like around more than $400 billion का, so it was a record high, है ना, बहुत अच्छा हमारा एक्सपोर्ट जा रहा है। एंड द मेन थिंग इज कि हम हाई एंड प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, मतलब हम जो मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। एक होता है कि आप रॉ मटेरियल को सेल कर रहे हो, एक होता है कि आप बेसिक मटेरियल को प्रोसेसिंग करके सेल कर रहे हो, और एक होता है कि आप हाईली उन्हें प्रोसेस करके सेल कर रहे हो। तो उसमें जैसे मेडिसिन फैक्ट्री आ गई, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आ गए, है ना, तो वाली इंडस्ट्री आती है। तो जैसे ड्रग्स है, फार्मास्यूटिकल है, तो हम उसमें करें। वी आर दी थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, राइट, एंड हम 60% ऑफ द वर्ल्ड वैक्सीन्स बनाने। तो दीज आर दी सम अचीवमेंट्स, लाइक वी इंडिया इज नोन एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। ये आपने कोविड पीरियड में भी सुना होगा। जैसे डिफेंस है, तो उसमें हम धनुष है, अर्जुन है, तेजस है, आपने सुना होगा। हमने वियतनाम, फिलीपाइंस के संग कुछ मिसाइल्स के लिए भी कोलैबोरेशन किया था। कैन यू थिंक ऑफ इट, थोड़ा थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म ऐसे करते रहना चाहिए। ठीक है, तो फिर हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मैं आपको बताई थी, हम इनोवेशन इंडेक्स में भी अच्छा कर रहे हैं, 42nd हमारी रैंक आई थी। एंड हम क्लाइमेटली वी आर मोर सेंसिटिव, सो हम जैसे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, हमने ईवीज पे हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ईवी मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, जैसे महिंद्रा ने अपनी नई लॉन्च करी रिसेंटली। तो दिस इज ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ मेक इन इंडिया, हाउ वी आर फोकसिंग ऑन द इन्वायरमेंट ऑल्सो, हाउ वी आर इनोवेटिंग, हाउ वी आर आप डिफरेंट अपने सेक्टर से इंक्लूड कर सकते हो। डिफेंस हो गया, क्लाइमेट हो गया, एनर्जी हो गया,
ठीक है। कल्चर में हमारे टॉयज़ आ गए, हैंडीक्राफ्ट्स आ गए, ठीक है। तो इस टाइप की आप चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हो टू मेक योर आंसर होलिस्टिक। सो व्हाट वर द मेजर इनिशिएटिव्स व्हिच वर टेकन, ये आपको पता होना चाहिए रफली आइडिया। जब गवर्नमेंट स्कीम्स मेंस आंसर में आप यूज़ कर सकते हो, पीएलआई स्कीम थी, पीएम गति शक्ति जिसके बारे में हमने पढ़ा। So these all are helping us to become a 5 trillion economy, right? Semiconductor ecosystem है, national logistic policy जिससे ट्रांसपोर्टेशन और जो भी लॉजिस्टिक प्रोसेस है वो ईज हो। हाउ मच वी, हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कितनी है अभी जीडीपी की? इट इज़ अराउंड 14%, अब तो कम हो गई है, बट हमारा टारगेट कितना है? इट इज शुड बी 9 to 10%, क्योंकि जितनी लॉजिस्टिक कॉस्ट होगी उतनी एक्सपोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी और उससे जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो कम होती है। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के लिए हमने ये पॉलिसी लाई थी। स्टार्टअप इंडिया जिससे एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन बढ़े विद इन द नेशन। टैक्स रिफॉर्म्स हमने लिए हैं, यूपीआई है टू इंक्रीज द डिजिटल पेमेंट एंड नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। हम बहुत सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स चल रहे हैं अलग अलग रीजन्स में, है ना, तमिलनाडु वगैरह में। नाउ व्हाट आर द कंसर्न? सो ये भी आ सकता है क्योंकि 10 ईयर्स हुए हैं, तो ऐसे मेंस में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जब एक इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव या प्लान के कुछ स्पेसिफिक ईयर्स होते हैं, 5 ईयर्स 10 ईयर्स, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमें पता है अभी भी हमने 25% ग्रोथ अचीव नहीं करी है। टारगेट वॉज फॉर 22% एंड अभी भी हमारे 2022 एंड अभी भी वी आर लिंगरिंग अराउंड 17.7%। तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा है? तो बहुत सारी यही जो हमने इशूज़ पढ़े कि अभी सप्लाई चेन इतने अच्छे से नहीं बनी, स्किल लेबर फोर्स की बहुत कमी है। सो इंडिया हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट वर्किंग एज पॉपुलेशन। स्टिल जो वो लोग हैं वो स्किल्ड नहीं है, क्योंकि हमें एक पॉपुलेशन में सेमी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड सब टाइप की लेबर चाहिए होती है। बट प्रॉब्लम यही है कि एम्प्लॉयबिलिटी बहुत कम है। जैसे हमें पता है कि जो इंडस्ट्री और अकेडमिया में के बीच गैप होने से इंजीनियर्स की एम्प्लॉयबिलिटी इज जस्ट अराउंड 50%। मतलब जितने भी 50% इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं वो लोग एम्प्लॉयबल ही नहीं है। तो स्किलिंग की जो इश्यूज तो हैं, तो उससे जॉब लॉसेस भी हैं, ठीक है। फिर स्लो डाउन इन रियल जीडीपी। नाउ दिस इज अ वेरी ग्रेव प्रॉब्लम। हमें लग रहा है कि जीडीपी इंक्रीज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इट इज स्टैग्नेंट बट इंक्रीज हो रहा है इन द रियल टर्म। बट अगर हम देखें एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, सो इट हैज डिक्लाइन फ्रॉम 8% टू जस्ट 5.5%। तो मैन्युफैक्चरिंग का जो रियल ग्रॉस वैल्यू है, ग्रोथ रेट, वो डिक्लाइन हुई है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। और ये भी इन्वेस्टमेंट रेट का भी हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है, मतलब आपका कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है और आप उसे कितना कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना आपका कैपिटल गुड प्रोडक्शन हो रहा है। तो दैट हैज़ ऑल्सो डिक्लाइन फ्रॉम 39% टू जस्ट 32%। सो दीज आर नॉट गुड साइंस। सिमिलरली एफडीआई में अगर हम देखें, हमने पढ़ा कि इट हैज़ इंक्रीज टू $85 million, बट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इट हैज़ डिक्लाइन टू जस्ट 1.8%, ठीक है। और इसमें भी अगर हम देखें कि एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, तो एक्सपोर्ट हमारे बढ़ रहे हैं। अभी हमने पढ़ा कि मोर देन 400 हमारा जो $1 billion में एक्सपोर्ट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हुआ है, बट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इट इज जस्ट 8%। सो दिस shows a very grave scenario कि हमारे इन रियल टर्म्स इन रियल वैल्यू इंक्रीज हो रहे हैं, बट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, मतलब हमारी जितनी जीडीपी ग्रोथ हो रही है उसके संग ये फैक्टर्स जो हैं वो इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं। सो दिस शोज द रियल पिक्चर, राइट। एंड लाइक अगेन जैसे वायबिलिटी इशूज़ ऑफ पीएलआई स्कीम। तो पीएलआई स्कीम मतलब जैसे हमने एक एग्जांपल इसमें दिया है, माइक्रॉन इंडस्ट्री जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आ रही थी गुजरात में, तो बहुत सारा उसमें पैसा लगाया गया है, बट वो कितना वायबल होगा, कितना कंट्रीब्यूट करेगा। एंड एक इशू ये भी है कि जैसे गुजरात में है या मुंबई में ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बट व्हाट अबाउट अदर स्टेट? एमपी का क्या, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, व्हाट अबाउट दी स्टेट? तो वी नीड की जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आ रहे हैं वो ऑल ओवर इंडिया है। इट इज़ जस्ट नॉट कंसनट्रेटेड इनटू फ्यू स्टेट्स, बिकॉज इससे फिर स्टेट इनइक्वालिटीज में इंक्रीज हो जाती है, राइट। सो फैक्टर्स हिंडरिंग आर दीज ओवर डिपेंडेंस ऑन दी एफडीआई। हमें चाहिए कि जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो भी कंट्रीब्यूट करें। पॉलिसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है, पॉलिसी चेंज हो जाती है। आपने एग्जाम्पल सुना होगा जो मुंबई गुजरात एक मेट्रो रेल प्रोजेक्ट आया था, जापानीज गवर्नमेंट ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया था, बट गवर्नमेंट चेंज हुई थी तो वो प्रोजेक्ट स्टॉल हो गया था। सो दिस इज नॉट, दीज आर नॉट द गुड साइन। इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को लो करता है। देन सब ऑप्टिमल इंटीग्रेशन इन दी सप्लाई चेन। अभी भी हम जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें अच्छे से इंटीग्रेट नहीं कर पाए। डोमिनेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो इससे क्या है, उन्हें फॉर्मल क्रेडिट नहीं मिल पाता, इंटीग्रेशन नहीं हो पाता उनका, उन्हें एडवाइस नहीं मिल पाती एंटरप्रेन्योर्स को। एंड एल टाइम इनिशिएटिव, अभी हमें पता है ग्लोबली क्या चल रहा है। सो इट इज़ द ग्लोबल वॉर्स विच आर हैपनिंग इन यूक्रेन, रशिया, इन इसराइल, पैलेस्टीन एंड द ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, राइट।
तो वे फॉरवर्ड क्या है, वी नीड टू इम्प्रूव आवर कैपेबिलिटीज, टेक्नोलॉजी पे फोकस करना पड़ेगा। यू कैन जस्ट ब्रेन फ्रॉम एवरीथिंग वी नीड टू फोकस अपॉन। लेबर रिफॉर्म्स होने चाहिए, स्किलिंग होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट होने चाहिए, ठीक है, इनोवेशन होना चाहिए। एंड वी नीड कि हम एफडीआई और जो हमारा डोमेस्टिक कैपिटल है उसे हम मोबिलाइज करें, ठीक है। तो हमें अपने कल्चर को भी साथ लेके चलना है। हमें जो डेवलपिंग मार्केट्स हैं जैसे अफ्रीकन मार्केट, इट इज़ अ वेरी गुड मार्केट फॉर इंडिया, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इनोवेशन करना चाहिए कि वहाँ पे क्या डिमांड है, हम वैसे प्रोडक्ट्स बनाएं। इंडिया किन चीज़ों में मेजरली इंपोर्ट कर रहे हैं, हम उन चीज़ों को डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करें। अभी तक इंडिया का खुद का एक बहुत अच्छा मोबाइल कंपनी नहीं है which can decrease our imports and have a huge economic potential, manufacturing potential. So we need to think on these lines, right? आप इसे अपना खुद से सोचो और क्या लिख सकते हो, कुछ ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए which gains you marks in mains examination. Now the next topic is about poverty in India. तो एक बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा ही होगा। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इन ब्रीफ, ठीक है, कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज पॉवर्टी। जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह तो डिफाइन करते हैं कि आप पे एबिलिटीज़ नहीं है, but poverty is a very multidimensional concept. So it can be social poverty, it can be economic poverty जहाँ पे आप पे पैसे नहीं है, food poverty जहाँ पे आपको अच्छा खाने के लिए पैसे नहीं है, nutritional poverty जहाँ पे आप पे खा तो रहे हो बट एक वो बैलेंस डाइट नहीं है, तो nutritional poverty, education poverty कि आप पढ़ नहीं पा रहे हो। तो poverty is a वेरी मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट, राइट। तो वर्ल्ड बैंक ने अभी क्या किया है, एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, पॉवर्टी, प्रॉस्पेरिटी एंड प्लैनेट। तो ये आपको नाम पता होना चाहिए, कभी कभी फिल्म्स में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, जो मल्टीपल ऑप्शंस के संग की कौन सी बैंक, कौन सी रिपोर्ट किसने पब्लिश करी है, मैच द फॉलोइंग वगैरह में। तो पॉवर्टी, प्रॉस्पेरिटी एंड प्लैनेट, तो इसमें 3 चीज़ें कवर हो गई, इकोनॉमिक, पॉवर्टी, प्रॉस्पेरिटी। इकोनॉमिक सोशल, आप पॉवर्टी से अगर मल्टी डायमेंशनल लो, प्रॉस्पेरिटी इज ऑल्सो इकोनॉमिक, प्रॉस्पेक्टिव एंड प्लैनेट इज अबाउट एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये पॉलीक्राइसिस बन रहा है। पॉलीक्राइसिस मतलब मल्टीपल चीज़ें जो है वो कन्वर्ज हो रही हैं, हमारा जो क्लाइमेट हेल्थ है वो डिक्लाइन हो रहा है, इकोसिस्टम डिक्लाइन हो रहा है, सोशल इनइक्वालिटीज़, पॉवर्टी जो है, ग्लोबल हंगर बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक स्लो डाउन भी आया हुआ है, हेल्थ क्राइसिस जैसे कोविड पेंडेमिक आया था। तो एक पॉलीक्राइसिस है विच इज़ अ वेरी गुड टर्म फॉर योर मेन्स आंसर। ऑलवेज नोट दीज टर्म्स फॉर योर मेन्स आंसर, ये आपके कीवर्ड्स बहुत हेल्प करते हैं। तो एक अगर हम करंट स्टेटस देखें पॉवर्टी इन इंडिया, सेंसस नीति आयोग, आपको जस्ट एक रफ आइडिया होना चाहिए, हमेशा यूजफुल रहते हैं, ठीक है। पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो कितना है, 11.28%, इट हैज डिक्लाइन एंड 25 करोड़ ऑलमोस्ट, ठीक है। आप एक इजी रिमेंबरिंग के लिए 25 करोड़ इंडियंस को हमने लास्ट 10 ईयर्स कर लो इसको, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है। और जो पूरे स्टेट, ऑब्वियसली जहाँ पे ज़्यादा पॉवर्टी है वहाँ पे डिक्लाइन ज़्यादा होगा, तो यूपी, बिहार, एमपी, उड़ीसा, राजस्थान, हम इन्हें पहले बीमारू स्टेट बोलते थे क्योंकि यहाँ पे जो डेवलपमेंट था वो काफ़ी कम था, तो ये फास्ट डिक्लाइन है। एंड इंडिया इज ऑन द ट्रैक टू अचीव द एसडीजी टारगेट 1.2। सो व्हाट इज एसडीजी टारगेट 1, देयर शुड बी नो पॉवर्टी, राइट। और 1.2 क्या है, रिड्यूसिंग द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एटलीस्ट बाय द हाफ, तो हाफ तो हो जानी चाहिए। सो इंडिया इज ऑन ट्रैक टू अचीविंग इट, ठीक है। अब अगर हम इस फाइंडिंग्स, इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स को देखें तो उसने बताया कि जो ग्लोबल पॉवर्टी रिडक्शन है वो रुक गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्यों रुक गया है, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन भी है, और फिर जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो वर्ल्ड में क्लाइमेट के कन्फ्लिक्ट हैं, ये जो पॉलीक्राइसिस है इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो पॉवर्टी है वो कहीं घट भी रही है पर बढ़ भी रही है, तो ओवरऑल वो कम नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये एक बात है। फिर नॉन अटेनमेंट ऑफ टारगेट, ठीक है, तो वो भी है कि टारगेट हम नहीं मीट कर पा रहे, हमें नो पॉवर्टी चाहिए थी पर वो तो नहीं हुआ है, 7.3% तक ही हम कम कर पाएंगे, अभी 8.5 है ग्लोबली। वर्ल्ड बैंक का टारगेट तो 3% तक था, एसडीजी का टारगेट तो 9 था, ठीक है, तो हम वो नहीं कर पा रहे। प्रॉस्पेरिटी गैप है वो चल ही रहा है, ठीक है। तो हमें कितना, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए हमें $25 पर पर्सन पर डे होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, तो वो तो है ही नहीं। और इंडिया में जैसे वर्ल्ड बैंक क्या डिफाइन करते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी, $2.15 पर पर्सन पर डे, ये पॉवर्टी लाइन है एक्सट्रीम पॉवर्टी के लिए। और प्रॉस्पेरिटी के लिए वी नीड $25 पर पर्सन, तो ऑलवेज हैव दिस दैट इन योर माइंड। इंडिया में अगर हम देखें तो एक्सट्रीम पॉवर्टी फॉल तो ही है, इट इज़ अराउंड 129 मिलियन, बट स्टिल वी नीड हैव टू गो अ लॉन्ग वे। तो पॉवर्टी एस्टिमेशन ये आपने पढ़ा होगा कि प्री इंडिपेंडेंस में जैसे नारोजी की बुक आई थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, नेशनल प्लानिंग कमेटी थी, बॉम्बे प्लान था। यू नीड टू स्टडी दिस टॉपिक इन डिटेल, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग है क्योंकि मतलब नहीं रहेगा। तो ये एंड अलग कमेटी, लकड़वाला कमेटी, फिर ये आपको पता होना चाहिए कि तेंदुलकर कमेटी 2009 में आई थी, तो इसने जो रेट किया था, मेरे इंटरव्यू में ये पूछा गया था अबाउट पॉवर्टी, सो इवन दीज बेसिक कॉन्सेप्ट कैन बी आस्क्ड इन योर इंटरव्यू, तो यू शुड ऑलवेज have concept clarity। तो 816 पर कैपिटा पर मंथ फॉर रूरल एरियाज है और 1000 पर कैपिटा फॉर अर्बन एरिया, ये पॉवर्टी लाइन इन इंडिया है।
ठीक है, हम मिक्स रेफरेंस पीरियड यूज़ करते हैं। फिर रंगराजन कमेटी भी आई थी, पर गवर्नमेंट ने इसकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया था। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड पॉवर्टी? तो यू नीड टू थिंक अक्रॉस योर जेस पेपर। हिस्ट्री से शुरू करते हैं। तो हिस्ट्री में क्या हुआ था? कॉलोनियल रूल आया था, ठीक है, वी वर द गोल्डन बर्ड। पर जैसे दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश रूल में बताया था, है ना, तो हम एक रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना के रख दिया था, एंड आवर कंट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड जीडीपी डिक्लाइन ड्रास्टिकली ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो हिस्टोरिकल रीजन हो गया। नाउ व्हाट आर द अदर रीज़न? इकोनॉमिक रीज़न देखें तो आप इसमें सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक के अकॉर्डिंग चल सकते हो। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, अभी भी हमारी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट अपॉन द एग्रीकल्चर, जहाँ पे ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, ठीक है, वो एक मेजर इशूज़ है। फार्मर सुसाइड, यू ऑल नो दैट। देन मैन्युफैक्चरिंग, अभी हमने पढ़ा, इट इज़ जस्ट अराउंड 18% ऑफ द जीडीपी, जिसे कम से कम 23 to 25% ऑफ जीडीपी होना चाहिए। सर्विस सेक्टर, तो सर्विस सेक्टर का मेन बात यह है, देखो हाई वैल्यू तो है, बट जो उसका जॉब क्रिएशन पोटेंशियल है वो कम होता है, और उसमें आपको हाई स्किल लेबर चाहिए होता है, ठीक है। और कोविड लॉकडाउन से कहीं ना कहीं एक सेटबैक भी हुआ है, तो सर्विस सेक्टर भी हमारा भी ठीक ठाक ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सेक्टर वाइज हो गया। और क्या है? इकोनॉमिक इशूज़, इनइक्वालिटीज़ है, ठीक है। तो इनकम इनइक्वालिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, ऑक्सफैम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। फिर जो है पॉपुलेशन है, एक्सप्लोजन हो रहा है, ठीक है। सो वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। और वो स्किल भी नहीं है, मेन बात ये है। तो स्किल नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों में कैपेसिटी नहीं होगी, इनकम कम आएगी, तो अगेन ना अच्छा वो अपने बच्चों को एजुकेशन दे पाएंगे, जिससे उनकी लो स्किल होगी, लो एम्प्लॉयबिलिटी होगी, फिर गरीब रह जाएंगे। अच्छा खा नहीं पाएंगे, न्यूट्रिशियस फूड नहीं होगा, तो हंगर होगी, हंगर से क्या होगा? हेल्थ डिक्लाइन होगी, डिसीज ससेप्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, कोई भी बीमारी हुई तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उससे अगेन वो गरीब बन जाते हैं, है ना। तो ये सारे रीज़न उसके संग आते हैं। और क्या रीज़न हो सकते हैं? सोशल हो गया कि शेड्यूल कास्ट हैं या वुमेन है, तो दे आर नॉट दैट एम्पावर्ड, तो उन पे एजेंसी जो होती है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एजुकेशन एक्सेस, ये कम हो जाता है, तो वो सोशल फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल, तो जैसे डिजास्टर्स आ गए, तो इन सब की वजह से लीड टू पॉवर्टी, राइट। और क्या रीज़न? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मैंने आपको बताया, जैसे टॉप 10% 77% ऑफ नेशनल वेल्थ को होल्ड करते हैं, 53% ऑफ वुमेन दे आर आउटसाइड द लेबर फोर्स, जोग्राफिकल डिस्पैरिटीज़ है, फ्लड्स वगैरह आ जाते हैं, तो इनसे क्या होता है कि उनके घर वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। ये आपको पता होगा। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब कि जो हम एब्सोल्यूट टर्म्स में नाप रहे हैं कि कितने लोग हैं, कितने, जैसे मिनिमम कॉस्ट अभी हमने देखा था कि 1000 रुपीज़ पर मंथ फॉर अर्बन एरियाज, जो तेंदुलकर कमेटी का था, तो वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी हो गया, हमने पॉवर्टी लाइन वो बना दी। रिलेटिव पॉवर्टी के हम जब एक दूसरे को कंपैरिजन में करते हैं कि इसके बजाय कितने लोग पुअर हैं इस लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। पॉवर्टी रेट इंसिडेंट हेड काउंट रेशियो जो अभी हम कैलकुलेट कर रहे थे कि कितने लोग पर्टिकुलरली, जैसे 139 मिलियन लोग हमने देखे थे, जो कि इंडिया में अभी 129 मिलियन, सॉरी, जो कि अभी एक्सट्रीम पॉवर्टी में है इन इंडिया, राइट। इंटेंसिटी की कितना ज़्यादा दे आर पुअर, कितनी ज़्यादा एक्सट्रीम पुअर है, मिनिमल पुअर है, मल्टी डायमेंशनल, जहाँ पे हम उनका इकोनॉमिक फैक्टर, एजुकेशन, हेल्थ सब काउंट करते हैं। फिर व्हाट आर द इनिशिएटिव्स व्हिच हैव बीन टेकन टू टैकल दी पॉवर्टी? तो आप अक्रॉस ही फैक्टर्स, जैसे हेल्थ केयर में आयुष्मान भारत है, जन औषधि है, भीम है, सोशल सिक्योरिटी में कल्याण अन्न है, जिसमें हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जल जीवन मिशन है, फाइनेंशियल है, जनधन वगैरह है, ठीक है, अटल इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, से आप कुछ भी जो भी आपको स्कीम्स हैं बस अलग अलग सेक्टर्स में लिख दो। सजेशन नीति आयोग की क्या है? तो अभी जो जैसे ने तो ये बताते हैं कि एक तो सस्टेन रैपिड ग्रोथ होनी चाहिए, तो क्रॉस दी सेक्टर्स हमें इसे मेंशन करना चाहिए, जैसे एग्रीकल्चर में सेकेंडरी रिवॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, हमें स्वामीनाथन ने बोला था, जिन्हें अभी भारत रत्न मिला है। मैन्युफैक्चरिंग में अभी अभी हमने पढ़ा, सर्विस सेक्टर में, फिर टेक्नोलॉजी में फोकस करना चाहिए, तो क्रॉस दी सेक्टर होनी चाहिए। एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को अच्छे से इंप्लीमेंट करना चाहिए, मनरेगा हो गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया, आधार, जनधन, ऑल दीज थिंग। फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अमर्त्य सेन ने बताया था, डेवलपमेंट इज फ्रीडम एंड द कैपेबिलिटी अप्रोच, मतलब लोगों को कैपेबल बनाओ यार। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जहाँ पे वुमेन को आप ट्रेनिंग कर रहे हो कि वो फाइनेंशियली मतलब एम्पावर्ड हो, स्किलिंग करो यूथ को, या जैसे अभी हमने विश्वकर्मा है तो उनको स्किलिंग करो कि वो खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, खुद अपना काम कर सकें, या अच्छी जॉब्स को अचीव कर सकें। और डेवलपमेंट इज फ्रीडम, मतलब फ्रीडम टू डू व्हाट यू वांट टू डू। इफ़ यू आर एजुकेटेड देन यू हैव द फ्रीडम कि आप एक अच्छे जॉब को अचीव कर पाओ या एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाओ। फ्रीडम व्हाट यू वांट टू ईट न्यूट्रिशियस फूड। तो डेवलपमेंट जब होगा सो पीपल विल बी एम्पावर्ड, दे विल हैव फ्रीडम व्हाट दे वांट टू अचीव इन देयर लाइफ, जो हम फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में भी बात करते हैं, राइट।
तो ये अमर्त्य सेन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आप कोट इंक्लूड कर सकते हो, ये मीम्स में हमेशा इफेक्टिव होते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने बोला था कि पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, हमें इसे कम करना चाहिए। ठीक है, नाउ द इट्स अबाउट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारी रैंक कितनी आई है और कौन इस रिपोर्ट को रिलीज करता है। कभी कभी हम मेंस में ऐसा फोटो पॉइंट यूज कर सकते हैं। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जिससे आप ये कीवर्ड को अपने मेंस आंसर में यूज कर सको। So, Global Innovation Index कौन रिलीज करता है? 2024 by WIPO, which is a UN specialized agency, Cornell University and INSEAD. So, INSEAD Business School, Cornell University and WIPO. Now, what are the findings? So, per a theme, unlocking the promise of social entrepreneurship. तो ये कभी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस में थीम पूछी जा सकती है। Now, who has achieved the top rank? It is Switzerland, followed by Sweden, US and Singapore. And India is ranked 39 out of 133. So, this you should remember for prelims and mains. इंडिया की रैंक कितनी आई है? 39, एंड वी हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम द 40th पोजीशन इन 2023. तो आवर स्कोर इज अबाउट 38.3. Now we have achieved top rank in the lower middle income economies and the central and southern Asia. और जो है बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, तो ये हमारी 4 लार्जेस्ट सिटीज़ हैं। दे आर दी टॉप 100 साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर। ठीक है, नाउ ये तो आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट था। कितनी? 39th रैंक। कौन निकालता है? वीपो, कॉर्नेल, इनसीड। नाउ फॉर मीन्स यू शुड नो व्हाट इज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सो बेसिकली आप टर्म्स को ब्रेक करोगे तो सोशल मीन्स कि आप किसी हेल्थ, एजुकेशन ऐसी फील्ड में काम कर रहे हो। एंटरप्रेन्योरशिप, यू आर गेटिंग सर्टेन एंटरप्राइज। ठीक है, आप कुछ बिजनेस चला रहे हो, तो जब आप सोशली उसमें डायमेंशन इंक्लूड कर देते हो कि आप ऐसा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, ऐसा बिजनेस है आपका जो कि सोशल एस्पेक्ट को भी कंसिडर करता है, तो यू आर जनरेटिंग द इकोनॉमिक वेल्थ। बट आप एक इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल वे में पॉवर्टी, हंगर ऐसे इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे हो। सोशल इनजस्टिस, जैसे आप जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उन्हें आप प्रमोट कर रहे हो, उन्हें एम्पावर कर रहे हो, चिल्ड्रन, वुमेन, ओल्ड एज पीपल। तो आप जब इन सारे एस्पेक्ट को कंसीडर करते हो या अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे हम बोलते हैं इन दी ट्रेडिशनल कि आप जब धर्म के संग अपना व्यापार कर रहे हो या धर्म के संग आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो। ठीक है, अर्थ, तो धर्म के संग जब आप अर्थ कर रहे हो तो दैट कैन बी टॉक अबाउट सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आपको एथिक्स में भी बहुत यूजफुल होते हैं। तो ये हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ ट्रेडिशनल कंपनी, क्योंकि वो इकोनॉमिक वैल्यू पे फोकस करते हैं, सोशल वैल्यूज़ पे करते हैं, इंक्लूसिव होते हैं, कोलैबोरेटिव अप्रोच होती है, सिर्फ मार्केट पे फोकस या सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉफिट पे फोकस नहीं कर रहे हैं। री इन्वेस्टमेंट, सोशल मिशन इनका एक होता है। जैसे टाटा ट्रस्ट है, अभी रतन टाटा जी की जब डेथ हुई थी, व्हाट ही वाज रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज ही अर्न द रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ हिज philanthropy, बिकॉज ऑफ हिज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। दिस इज व्हाट मेक्स टाटा दी रतन टाटा, राइट। एंड क्रिएशन ऑफ द इंक्लूसिव मार्केट, सोशल इम्पैक्ट होना चाहिए। ठीक है, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। सिग्निफिकेंस क्या होती है? इकोनॉमिक ग्रोथ में तो प्रमोट करेगा ही। ठीक है, तो फिगर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यू शुड हैव एन आइडिया। जैसे आप हाँ कि $2 मिलियन तक प्रमोट कर सकते हैं ग्लोबल जीडीपी को। पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं जब भी कोई एक अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे महिंद्रा का एक नन्ही परी इनिशिएटिव चलता है। ठीक है, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसी चीज़ क्लाइमेट ओरिएंटेड रहते हैं, जैसे एक सेल्को कंपनी, ये इंडिया का एग्जाम्पल है, तो वो सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशन पे काम कर रहे हैं। एक जस्ट हब है, तो वो आयुर्वेदिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट कर रहे हैं ना सस्टेनेबल, क्रुएल्टी फ्री मैनर। तो ये भी वैसे ही एग्जाम्पल्स हैं। सेंसिटाइजेशन, एजुकेट पीपल, अवेयर पीपल, सोशल इनोवेशन आता है। ठीक है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे आयुष है, उसको अगर हम इंटीग्रेट करें विद द मॉडर्न फार्मेसी, CSR एक्टिविटीज़ हो गए। तो व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ इनोवेशन? वाइडर रीच रहती है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, फाइनेंस तो आता ही है, आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हो, जैसे गुड फेलोज। तो आई थिंक दिस वाज आल्सो लिंक्ड विद टाटास। तो एल्डरली केयर में है, सस्टेनेबिलिटी, आई एम नॉट श्योर, यू कैन चेक अबाउट इट। तो सोशली, इन्वायरमेंटली, इकोनॉमिकली, तीनों जो हम बोलते हैं पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी, 3 Ps, तो आप कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। इन तीनों को ध्यान में रख के चलता है। चैलेंजेस क्या है? इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं है, रेगुलेशंस वगैरह की कमी है, ह्यूमन कैपिटल इतनी नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, और डेफिनेशन नहीं है, एक प्रॉपर फाइनेंसिंग की इशूज़ थोड़े रहते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में। ठीक है, इंडिया के क्या इनिशिएटिव्स हैं? तो एम एस्पायर, अटल इनोवेशन मिशन, जिसमें हम प्रमोट कर रहे हैं ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप को। CSR है, विच इज़ मैंडेटरी अंडर कंपनीज एक्ट, वी आर द ओनली वी वर द फर्स्ट कंट्री आई थिंक। सोशल स्टॉक एक्सचेंज है फॉर द फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड है, ग्रीन बॉन्ड फॉर
क्लाइमेट सोशल बॉन्ड, जहाँ पे आप सोशली कुछ अच्छा काम कर रहे हो, सस्टेनेबली बॉन्ड, स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड, जैसे स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है विच इज़ द लार्जेस्ट सोशल इम्पैक्ट फंड ऑफ इंडिया। मतलब ऐसा कुछ काम करना, मनी को वहाँ इन्वेस्ट करना जो कि एक सोशल इम्पैक्ट, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करो ऑन दी सोसाइटी। सोशल इनोवेशन प्रोग्राम है बाय नेस्कॉम फाउंडेशन। तो कंक्लूजन यही है कि दे हैव अ ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच जो कि सोसाइटी को एक चेंज करने में। तो ये एथिक्स में जब हम कॉर्पोरेट एथिक्स की बात करते हैं उसमें भी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जहाँ पे हम स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म को लेके चल रहे हैं। मतलब हम ऐसा सोच के चल रहे हैं जहाँ पे सारे स्टेक होल्डर को बेनिफिट हो, इन्वेस्टर्स को भी, सोसाइटी को भी, गवर्नमेंट की भी हम बात सुन रहे हैं, इन्वायरमेंट पे भी अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, है ना। Now this is important from WIPO. You should just have an idea कि WIPO क्या है। ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसे 1967 में बनाया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। और ये काम क्या करेगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड, राइट। 193 मेंबर्स है, इंडिया इसका एक मेंबर है। तो पॉलिसीज बनाएगा ऑन आईपी, ग्लोबल सर्विस प्रोवाइड करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कॉपरेशन, यही सब चीज़ें। नाउ दीज ट्रीटीज बिकम्स इंपॉर्टेंट, ये कभी कभी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पेरिस कन्वेंशन है ऑन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, One Convention for Literary and Artistic Work, Patent Cooperation, Treaty on IP, Genetic Resources and Traditional Knowledge। तो ये तो 2024 में ही साइन की गई थी। सो आई होप आपको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप समझ में आया होगा। In the next video, we will be covering the remaining topic which is National Mission on Edible Oil and the news in short। तो ये इकोनॉमिक्स के 3 sections, 3 सब पार्ट रहेंगे, ठीक है। I hope this video was useful. If you like, please share and subscribe to my channel and do comment for giving me the feedback. Thank you so much.